मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि धान में हमने जो बेसल डोज दी है उसके हमने 20 दिन बाद, रोपाई के 20 दिन बाद पहली डोज दी होगी। अब जो हमें अगली डोज देनी है वो नाइट्रोजन की हमें कितनी देनी है, कितने दिन पे देनी है, ताकि हमको उसका पूरा लाभ मिल सके। देखिए, जो फास्फोरस है, पोटेशियम है, कोई दूसरी खाद है, वो सारी की सारी हमें रोपाई के समय देनी चाहिए और नाइट्रोजन को हमें 3 भागों में देना चाहिए। तो इसको 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए नाइट्रोजन की मात्रा को। जो 1/3 भाग है नाइट्रोजन का वो हम रोपाई के समय दें और 1/3 भाग नाइट्रोजन का हमें 20 से 25 दिन पे देना चाहिए। रोपाई के 20 दिन बाद दे दें या 25 दिन तक दे दें। तो इस समय जो देते हैं इससे टिलरिंग बहुत अच्छी होती है, कल्ले बहुत अच्छे निकलते हैं, फुटाव बहुत अच्छा होता है। और जो ये 1/3 नाइट्रोजन है ये करीब हम 40 से 45 दिन पे दें। तो इस समय जो बालियां निकलने की जो अवस्था है उससे शुरू होने से पहले ही हमें देनी है ताकि बालियां बहुत अच्छी निकलेंगी। तो यहाँ पे बालियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये होती है, बालियों के निकलने से पहले या ठीक पहले। तो ये अगर हम नाइट्रोजन यहाँ देते हैं तो फसल की नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी होती है, बहुत अच्छी बालें निकलती हैं, बीज बहुत अच्छा भरता है और हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। तो हमें 3 बार में नाइट्रोजन देना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1/3 करके। तो अब ये आपको समय पता चल गया होगा कि हमें रुपाई के 40 से 45 दिन बाद हमको नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से देनी है। तो ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हमने 20 दिन पे दी थी, 20-25 दिन पे, ये फुटाव के लिए बहुत जरूरी होती है। इसमें टिल्लिंग बहुत अच्छा होता है, फुटाव बहुत अच्छा होता है। तो ये जो मात्रा काम करती है कल्लों के लिए और कल्लों के फुटाव के लिए ये बहुत जरूरी होती है। तो अगर इस समय पे हम नाइट्रोजन को देते हैं तो सही ये समय होता है और अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। तो ये तो समय की बात रही। अब बात करते हैं कि हमें कितना यूरिया देना चाहिए। तो देखिए, अगर हम पे हाइब्रिड राइस है, संकर धान है, तो ऐसी धान के लिए करीब 60 किलोग्राम प्रति एकड़ कुल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब 60 को 3 बार भागों में बांटेंगे तो 20 किलो यहाँ देंगे प्रति एकड़, 20 किलो यहाँ देंगे और 20 किलो नाइट्रोजन यहाँ देंगे। तो हमें यहाँ पे जो नाइट्रोजन देनी है वो 20 किलो नाइट्रोजन एन प्रति एकड़ देनी है। 1 एकड़ में हमें यहाँ 20 किलो देना चाहिए। तो 20 किलो यहाँ पे दें रोपाई के समय, 20 किलो 20 दिन बाद और 20 किलो 40 से 45 दिन पे हम दें। तो ये जो संकर धान है या नॉर्मल वैरायटी है उसके लिए ये मात्रा पर्याप्त है। अब 20 किलो नाइट्रोजन देने के लिए देखिए, इसको जो गुणा करते हैं नाइट्रोजन को, अगर हम इसको 100/46 से गुणा कर दें तो यूरिया की मात्रा निकल आती है, क्योंकि उसमें 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है यूरिया में। तो ये इसकी यूरिया की मात्रा निकल आएगी। तो ये मोटा मोटा इसको हम मानेंगे करीब 43-44 किलो ये निकलेगी। तो ये एक करीब हम इसको मान सकते हैं 45 किलो, अप्रोक्सीमेट 45 किलो आएगी, हालांकि थोड़ी कम आएगी। तो ये एक बैग यूरिया आप 1 एकड़ में दे देंगे तो इसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो एग्जैक्ट मात्रा तो आपकी निकलेगी, जो गुणा करके निकलेगी 20 गुणा 100/46 से। तो ये मात्रा 45 किलो से 1-1.5 किलो कम है, लेकिन हम इसको 45 किलो मान लेते हैं। तो एक बैग आपको 1 एकड़ में देना है अगर हाइब्रिड राइस है या अच्छी प्रोडक्शन वाली वैरायटी है। अगर बासमती है या कोई सुगंधित हम पे धान है, तो वहां देखिए जो सुगंधित धान है, इस तरह का जो धान होता है उसमें कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें लॉजिंग हो जाती है, गिर जाती है, धान बहुत तेजी से बढ़ जाता है ऐसे में। तो ऐसे में हमको ज्यादा नाइट्रोजन नहीं देनी चाहिए, ऐसे में हमको कम नाइट्रोजन देनी चाहिए। अगर ऐसे में हम ज्यादा नाइट्रोजन दे देंगे, इतनी मात्रा में देंगे तो उसकी पैदावार और ज्यादा हो जाएगी, तो और उसमें लॉजिंग हो जाएगी। तो उसमें हम जो है 13 किलो या 12 किलो हम जो है एकड़ का एक बार में देते हैं। तो इसमें जो है 12 से 13 किलो नाइट्रोजन हमको 1 एकड़ का देना चाहिए, इससे ज्यादा का हमें नहीं देना चाहिए। तो 13 किलो हम रोपाई के समय दें, 13 किलो यहाँ 20 दिन पे दें और 13 किलो यहाँ पे दें, तो 39 किलो मतलब 40 किलो मात्रा पूरी हो जाएगी। या 30-30 किलो अब हम उसको अगर हम देते हैं, इस तरह से देते हैं 12 किलो नाइट्रोजन और 12 से 13 किलो, तो ये
90 से 100 किलो प्रति हेक्टर जाएगी। और फिर ये एकड़ में इस तरह से बैलेंस हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से निकलेगी ये मात्रा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा नहीं देनी है। संकर धान में 20 किलो एकड़ का देना है नाइट्रोजन, और इसमें 12 से 13 किलो देना है। तो अब इसकी हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए इसको भी क्या करेंगे, 12 से 13 किलो अगर 12 मान लेते हैं हम, तो 12 गुणा 100/46, तो इससे आप गुणा करके निकालेंगे तो इसकी मात्रा निकल आएगी। तो ये मोटा मोटा आ जाएगा, आप 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 27 किलो करीब ये मात्रा निकल आएगी। तो ये मात्रा आपको 1 एकड़ में देनी चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा है, ये यूरिया की मात्रा है, ये 1 बैग यूरिया है, ये यूरिया की मात्रा है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं 12 गुणा, वैसे तो ये देखिए इसका फैक्टर 2.17 आता है, तो इसको हम गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84 का 4, हासिल लगा 8, 12 का 12 और 8 20 का 0, हासिल लगे 2, 12 दूनी 24 और 2 26, तो करीब ये देखिए 26 किलो ये यूरिया आ जाएगी। 26-27 किलो यूरिया ये आपको देनी है, और एक बैग में 45 किलो होती है, तो आपको इसको तोल करके इस तरह से दे सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादा नहीं देनी है, ज्यादा देंगे तो ये बासमती राइस और सुगंधित जो धान है वो लंबाई बहुत ज्यादा पकड़ सकता है और फिर उसमें लॉजिंग होगी। तो ऐसी जो लंबी वैरायटी होती है इसमें लॉजिंग की समस्या होती है, गिरने की, उसमें कम नाइट्रोजन दी जाती है। तो आपको जो ये 40 से 45 दिन पे संकर धान में 1 बैग यूरिया देना है, और अगर बासमती है, लंबी वैरायटी है कोई, तो फिर आपको 26 किलो यूरिया 1 एकड़ में देना चाहिए। तो ये तो नाइट्रोजन की बात है। और अगर कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ रही है, जिंक की आ रही है, किसी दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ रही है, तो अब उस खाद को अब खेत में आपको नहीं डालना है, उसको स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। अब छिड़काव के माध्यम से ही दूसरे तत्व जाएंगे, खासतौर से इसमें जिंक की समस्या आ सकती है। तो जिंक के लिए आप 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट, 5 ग्राम जिंक सल्फेट को 1 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें, तो ये इसकी मात्रा है। तो 10 लीटर पानी में आपको 50 ग्राम घोलना है ये, और हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे हम। और 100 लीटर पानी में 500 ग्राम, 100 लीटर पानी मतलब आधा किलो जिंक घोल करके उसका स्प्रे करना चाहिए। तो ये जिंक सल्फेट का मैंने मात्रा बताई कि 1 लीटर पानी में आपको केवल 5 ग्राम जिंक सल्फेट घोल करके उसका स्प्रे करें। कोई भी अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो उसको 1 लीटर पानी में 5 ग्राम से ज्यादा ना घोलें, ये मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज्यादा करेंगे तो बत्तियां जल सकती हैं। तो जिंक की जहां कमी आ रही है, खैरा रोग की समस्या आ रही है, वहां आप जिंक सल्फेट का स्प्रे कीजिए, छिड़काव कीजिए। उसको मिट्टी में मत डालिए, अगर आप मिट्टी में डालेंगे उस समय तो वो जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जड़ें नीचे जा चुकी हैं, और जिंक मिट्टी के ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा, जड़ को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अगर आप छिड़काव कर देते हैं फसल पे तो पत्तियों के माध्यम से तुरंत पत्ती के अंदर जाएगा और इसका असर देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिंक का बहुत ध्यान रखना है। खैरा रोग की समस्या रहती है, पौधे छोटे रह जाते हैं, भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये समस्या भी ना आए तो आप जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। और दूसरा छिड़काव आप 10 से 12 दिन बाद कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको मात्रा बताई, जिंक सल्फेट आपको 5 ग्राम लेना है और 1 लीटर पानी में घोल देना है। तो इस हिसाब से आपका 10 लीटर पानी है, 20 लीटर पानी है, इस हिसाब से आप कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो ये मैंने आपको बताया कि यूरिया आपको कब देना है, 40 से 45 दिन पे देना है। संकर धान में कितना देना है, 1 बैग 1 एकड़ में देना है। और अगर आपके पास कोई दूसरी वैरायटी है, बासमती है, या कोई बहुत अधिक लंबाई वाली वैरायटी है जिसमें लॉजिंग की समस्या होती है, वहां आपको कम देना है, वहां आपको करीब 26 किलो यूरिया 1 एकड़ में देना है। इससे ज्यादा देंगे तो फिर उसमें लॉजिंग हो सकती है। तो मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से हम नाइट्रोजन को दें और जिंक को दें। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।